लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन के एल एम एन एल शेल्स में पढ़ा था ये। हाँ, तो सबसे पहले आज तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से जो कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग के ऊपर ही है, ठीक है। तो मैं कुछ कंपाउंड देता हूँ, उनके इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाऊँ मुझे, ठीक है। सबसे पहला है क्लोरीन, फिर है नियॉन, फिर है कैल्शियम और है एल्यूमिनियम। हो गया नहीं, अभी सब करके दिखाएंगे अपनी कॉपी में। कोई नहीं, अभी करके दिखाओ मुझे, बिना देखे, टेपे नहीं। सल्फर, चलिए इनका बना के दिखाइए। इनका आपको क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक वितरण दिखाइए। टेप के नहीं करना, बुक खोल के ड्रॉ भी करना है और वो भी लिखना है, के एलिमेंट शेल भी लिखना है, दोनों करना है। करिए करिए। और ये चप्पड़ चप्पड़ आवाज क्यों आ रही है पीछे से? आवाज क्यों आ रही है? कौन सा? ये थर्ड वाला कैल्शियम है। तो देखिए, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 17। क्या होता है? 17। तो इसके जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे? 2, 8 और 7। के में कितने आएंगे? 2। एल में कितने आएंगे? 8। और एम में कितने आएंगे? 7। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम एक शेल में कितने आ सकते हैं? 8। वो भी आउटर मोस्ट शेल में। कितने? आउटर मोस्ट शेल में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नियॉन की। नियॉन का नंबर कितना होता है? 10। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? 2 और 8। ठीक है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, कैल्शियम इज 20, तो 2, 8, 8 और फिर 2। इसमें कौन सा शेल आ जाएगा? ये के हो गया, ये एल, ये एम और ये एन। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है 13, तो क्या रहेगा? 2, 8 और 3। के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 3। ठीक है, सल्फर हो गया 16, 2, 8, 6। ठीक है, तो इस तरीके से भरना है। और बाकी बनाने के लिए कैसे बनाना होगा? तो देखो, क्लोरीन का बना रहा हूं, तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस। उसमें कितनी शेल होंगी? 1, 2, 3। तो एक शेल, 2 शेल और 3 शेल। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 1 और 2। दूसरी शेल में कितने? 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब एम शेल में कितने हैं? 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये किसका बन गया? क्लोरीन का। क्लोरीन को क्या बोलते हैं? Cl। ठीक है, समझ में आ गया इस तरीके से। हाँ, अब इसके बाद बनेगा नियॉन का। तो नियॉन में कितने शेल है? 2। कितने शेल? 2। तो ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। तो पहले सेल में कितने हैं? 2, तो 1 और 2। फिर उसके बाद कितने? 8, तो 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8। तो ये किसका बन गया? नियॉन का। किसका बन गया? नियॉन का। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, फिर किसका होगा? कैल्शियम का। कैल्शियम में कितने शेल है? 4। तो पहला न्यूक्लियस, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल और 4 शेल। ये किसका बन गया? कैल्शियम का। किसका बन गया? कैल्शियम का। पहले शेल में 2, उसके बाद शेल में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नेक्स्ट में भी 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर उसके बाद वाले में 2। तो 1 और 2। तो ये किसका बन गया? कैल्शियम का। किसका बन गया? कैल्शियम का। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के कितने शेल है? 1 2 3। तो कितने होंगे? 3। तो ये सर्कल 1 2 3। तो पहले शेल में है 2, उसके बाद वाले में 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद वाले में 3। तो 1 2 3। ये किसका बन गया? एल्युमिनियम का। ठीक है, फिर है सल्फर का। सल्फर का कितना है? 16। मतलब कितने सेल है? 3। तो 1 2 और 3। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। तो ये किसका बन गया? सल्फर का। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉन्स का वितरण। किस तरीके से K L M N शेल में इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे होते हैं, ये उसका तरीका है। ठीक है, तो K शेल में 2 होंगे, L शेल में 8 होंगे, M शेल में भी 8 होंगे और N में भी 8 ही होंगे। क्योंकि जो इसका रूल्स होता है, उसका सेकेंड रूल हमें ये कहता है कि जो आउटरमोस्ट शेल होगा, जो सबसे बाहरी कोश होगी या जो सबसे बाहरी कक्षा होगी, उसमें कितने हो सकते हैं? 8 ही हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आज हमें बात करनी है किसके बारे में? आज हमें बात करनी है वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? वैलेंसी के बारे में। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नाम से इसको जाना जाता है। मिटाऊं ये? हाँ, चलिए एक मेरे को हिंदी वाली एनसीईआरटी और दे दो। चल पी लाई है बुक। हाँ, तो टॉपिक का नाम डालो बैलेंसी। क्या नाम है टॉपिक का? बैलेंसी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं शिल्पेश को? संयोजकता। संयोजकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखी है, बोलो। लिखिए, द इलेक्ट्रॉन्स present in the electrons present in the outermost shell, the electrons present in the outermost shell of an atom are known as valence electron, are known as valence electron, are known as valence electron, are known as valence electron। हिंदी में लिखिए, किसी परमाणु की
किसी परमाणु की सबसे बाहरी, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित, कक्षा में उपस्थित, कक्षा में उपस्थित उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। आई बात समझ में? देखो क्या बोल रहा है कि कोई एटम है, ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई एटम है, परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु की जो लास्ट क्या होगी, लास्ट आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, आउटर मोस्ट, और वो भी सबसे बाहर वाली, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, बाहरी कक्षा, बारहवीं कक्षा नहीं, बाहरी कक्षा, ठीक है, तो बाहरी कक्षा जो होगी उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें में जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोला जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या संयोजक, या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, या क्या कहा जाएगा, संयोजक, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो एक एटम के आउटर मोस्ट शेल मतलब बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोला जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर मैं लूं मैग्नीशियम, क्या लूं, मैग्नीशियम, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, क्या होता है, 12। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं Kl और M में तो क्या आएगा, 2 8 2। तो उसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी हुई, M। सबसे बाहरी कक्षा कौन सी हुई, ये क्या हुई इसकी, आउटर मोस्ट शेल, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा हुई। हाँ, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको क्या बोला जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोला जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? इसको क्या बोला जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहां तक? हाँ, नोट डाउन कर लो उसको। हाँ, तो मैंने थर्ड चैप्टर में तुम्हें बोला था ना कि जो वो चार्जेस बन रहे थे उसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे मैग्नीशियम का +2 था, सोडियम का +1 था, क्लोरीन का -1 था, वो चार्जेस बन रहे थे ना, क्यों बन रहे थे उसके बारे में बताना था। तो वो इसी टॉपिक में आता है, बैलेंसी में क्या आता है, इसी टॉपिक में, ठीक है।
तो स्टार्ट करें इसको, हाँ लिख लिया यहाँ तक। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा जो लास्ट सेल होगा और उस लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब हमारे जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ के एक अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो उस टाइम पे यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं या इधर से उधर होते हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोला जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किसमें हिस्सा लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में, रिएक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात समझ में, ये केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस आता है क्या, इनर्ट का। किसका केस आता है, इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट या इनर्ट एटम, कुछ भी बोल लो। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है तुम्हारा अक्रिय तत्व। क्या बोला जाता है, अक्रिय तत्व। ठीक है, हाँ शिल्पी, क्या होता है ये, क्या होता है, टिक लगा रखा है तूने? कोई बता सकते हैं इनर्ट एलिमेंट क्या होगा, अगर किसी ने पढ़ा हो तो? देखो इनर्ट एलिमेंट क्या होता है, जैसे इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 2। हाँ, प्लस माइनस हम बाद में देखते हैं, कितनी होगी बैलेंसी, 2। ठीक है, तो मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी है, 2। तो अगर किसी कंपाउंड, अगर किसी एलिमेंट की, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट की जो बैलेंसी हो, क्या हो, बैलेंसी मतलब संयोजकता जो हो वो 0 हो, क्या हो, 0, उसे क्या बोला जाएगा, इनर्ट एलिमेंट या अक्रिय तत्व। क्या बोला जाएगा, अक्रिय तत्व। और माना जाता है और प्रूवन भी है कि जो ये इनर्ट एलिमेंट होते हैं या अक्रिय तत्व होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्थिर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल। समझ में आ गया? तो हर एटम क्या करना चाहेगा, वो एक इनर्ट बनना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, वो इनर्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी बैलेंसी 0 होगी कैसे, कोई बता सकता है? कोई ट्राई करेगा कि मैंने बोला कि एलिमेंट जो है उसका जो बैलेंसी होगा वो 0 होगा, तो ये 0 होता कैसे, ये बताओ मुझे। ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हारा नियॉन का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। क्या होता है, 10। तो उसके के शेल में होते हैं 2 और एल शेल में होते हैं 8। तो उसका आउटर मोस्ट शेल ये हुआ, आउटर मोस्ट शेल ये हुआ। ठीक है, और हमें ये पता है कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8, क्योंकि अगर 8 होगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की दोनों की ज़रूरत नहीं है ना, किसके पास अपने आप ही 8 है, अपने आप ही क्या है, 8 है। बात समझ में आई? तो ये ऐसा एलिमेंट जो होगा जिसके के शेल या एल शेल जो होंगे कंप्लीटली फिल होंगे, जो लास्ट वाला शेल होगा वो जब कंप्लीटली फिल होगा तो उस केस में जो हमारी बैलेंसी होगी वो क्या होगी, 0। वो क्या होगी, 0। अब तुम्हें थोड़ा आइडिया लगना चालू हो गया होगा कि मैंने इसकी बैलेंसी 2 क्यों बोली थी, क्योंकि इसको इस स्टेट में आने के लिए, इसको इनर्ट बनने के लिए ये क्या करेगा, या तो एम को कंप्लीटली फिल कर ले, क्या कर ले, एम को कंप्लीटली फिल कर ले। और एम को कंप्लीटली फिल कैसे करेगा, वो एम को पूरा भरेगा कैसे, एम में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको पूरा भरने के लिए, 6 चाहिए। अरे 2 तो है, 2 तो है, तो कितने चाहिए, 6 चाहिए। और तो या तो ये 6 ले ले और 6 लेके एम को पूरा भर दे, या ये क्या करे, इन 2 को बोले तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये क्या बन जाए, 2 और 8। तो अब मुझे बताओ 2 छोड़ना ज़्यादा आसान है या 6 लेना ज़्यादा आसान है, 2 छोड़ना ज़्यादा आसान है। तो ये क्या करेगा, 2 छोड़ देगा,
और 2 छोड़ रहा है, मतलब क्या छोड़ रहा है वो? इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है? थप्पड़ मारूंगा, माइनस, प्लस आता है। क्या आता है? प्लस। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी? प्लस का 2। आप समझ में आया? Mg के ऊपर +2 चार्ज कहां से आया? उसने क्या करा होगा? ये जो अपने लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या कर दिया होगा? बाहर भेज दिया होगा। क्यों भेजा होगा? क्योंकि उसको क्या करना था? इनर्ट बनना था। क्या करना था उसको? इनर्ट, स्टेबल बनना था। उसको लास्ट सेल क्या करना था? अपना कंप्लीटली फिल्ड चाहिए था, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो पाएगा। आई बात समझ में? हाँ, तो किसी भी एलिमेंट को इनर्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है कि उसका लो लास्ट ऑर्बिटल हो, या जो लास्ट ऑर्बिटल नहीं, जिसका लास्ट सेल हो। क्या हो? लास्ट सेल या आउटरमोस्ट जो सेल हो वो क्या होना चाहिए? कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो इसको कंप्लीटली फिल हम कर नहीं सकते क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ये संभाल नहीं पाएगा, और इसलिए ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसका एल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये भी क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस का 2। क्या आ जाएगा? प्लस का 2। बात समझ में आई? तो सारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? इनर्ट बनने को लेके है। ठीक है, तो जितने भी एटम तुम देखोगे, पढ़ोगे, चार्जेस में भी है। जैसे सोडियम में +1 है, सोडियम में क्या है? +1 है। तो सोडियम का कितना होता है? 11। तो क्या आ जाएगा? 2 8 1। तो अब बताओ, ये 7 लेगा या 1 छोड़ेगा? 1 छोड़ेगा। और जब 1 छोड़ेगा तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का 1। आई बात समझ में? तो वहां पे जितने भी चार्जेस थे वो इसी तरीके से आ रहे थे। तो चार्जेस कहां से आते हैं? वैलेंसी से। ठीक है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आई बात समझ में? नोट करिए यहां तक और लिख लीजिए। इनर्ट एलिमेंट की डेफिनेशन लिख लीजिए। बोलो। हाँ, लिखिए। ऐसे तत्व जिनकी संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। जैसे तुम्हारे मार्क्स है ना टेस्ट में, शून्य होती है। ऐसे तत्वों को अक्रिय तत्व बोला जाता है। ठीक है, और जब तुम्हारे 0 मार्क्स आते हैं तो तुम्हें क्या बोला जाता है? निकम्मा। ठीक है, आया समझ में? एग्जाम्पल के लिए लिख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है? इनर्ट गैस के। क्यों है? क्योंकि इनका लास्ट जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है। हीलियम में 2 ही होते हैं, नियॉन में 8 होते हैं, और आर्गन में भी क्या होते हैं? 8 होते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं? हमारे इनर्ट एलिमेंट होते हैं। हाँ लिखो, इंग्लिश में लिखिए। those element which have valency और combining power। तो बैलेंसी तो एक तरह से क्या हुआ? कंबाइनिंग पावर है ना, कि तुम 2 ले लो, 2 दे दो, और इस तरीके से क्या होता है? वो किसी एटम को बनाते, किसी मॉलिक्यूल को बनाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देके या तो इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये क्या कर रहे हैं? 2 एटम को जोड़ रहे हैं ना। तो ये जो बैलेंसी हुई, इसका एक और नाम क्या हो सकता है? कंबाइनिंग पावर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? दोज एलिमेंट विच हैव बैलेंसी और कंबाइनिंग पावर 0 0
then it is known as inert element. Then it is known as inert element. For example, helium, neon and argon. For example, helium, neon and argon. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, बैलेंसी से ही क्या बनती है तुम्हारे? चार्जेस. क्या बनते हैं? चार्जेस. मिटाओ ये. हाँ, देखो अभी और थोड़ी बात करते हैं इस पे. अब मान लो क्या है मेरे पास? एल्यूमिनियम है. तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13. कितना होता है? 13. एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13. तो क्या बनेगा? 2, 8 और 3. तो के शेल में कितने हैं? एल शेल में और एम शेल में. ठीक है, कितने कितने हैं? 8 8 है. कितने हैं? यार मार्कर. ठीक है, तो 2, 8 और 3. तो लास्ट वाले सेल में क्या देखो कि इसके पास कितने हैं? 3 है. क्या है इसके पास? 3. तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3. संयोजकता इलेक्ट्रॉन वो हुए तुम्हारे 3. कितने हुए? 3. ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा या बाकी 5 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा अपना एम शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए? 3 को दे देगा. अगर ये 3 को दे देगा तो एल्यूमिनियम का ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस का 3. क्या चार्ज आएगा? प्लस का 3. तो बात समझ में आ गई? तो हर शेल को कंप्लीटली फिल्ड करना होता है और उसके लिए क्या करते हैं? जो एटम्स होते हैं 2 तरीके हैं. ठीक है, अपने सेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स ले लो या तो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दो. ठीक है, तो इसको बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ. ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है? ऑक्टेट. क्या बोला जाता है? ऑक्टेट. जो ये फिल करते हैं ना अपना, तो क्या बोलते हैं? ऑक्टेट फिल कर रहा है. क्या कर रहा है? अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए या 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए. तो लास्ट सेल वाले को क्या बोला जाता है? ऑक्टेट. जहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं. क्या रहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं. हिंदी में इसको बोला गया है, 1 मिनट है, इसको बोला जाता है अष्टक. क्या बोला जाता है? अष्टक. तुम नाम से गेस कर सकते हो उसको ऑक्टेट या अष्टक क्यों बोला जाता है. तुम्हें पता है ना ऑक्ट का मतलब क्या होता है? ऑक्ट मतलब 8. क्या होता है? ऑक्ट का मतलब 8. इसीलिए क्या बोला जाता है इसको? अष्टक या ऑक्टेट. तो अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकते हैं. ठीक है, तो इसको फिल करने के लिए क्या करने के लिए? फिल भरने के लिए क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये या तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना या क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को लेना. ठीक है, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्या करेंगे? एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे. ठीक है, या इसको एक्सेप्टिंग की जगह क्या बोलते हैं? गेनिंग भी बोला जाता है. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेना. इलेक्ट्रॉन्स को लेना. किसी को इस बात में कंफ्यूजन है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ले क्यों ले रहा है और दे रहा है? किसी को इस बात में कोई डाउट? ये प्रोटॉन को या ये न्यूट्रॉन को ले और दे क्यों नहीं रहा है? किसी को डाउट?
नहीं है डाउट? तो निकिता समझाओ इस बात को, क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स को ये कर रहा है, बता ना। नहीं आता तो नहीं बोल दे। नहीं बता रही का मतलब क्या है? एग्जाम में भी टीचर क्वेश्चन पूछेगा नहीं बता रही, मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ, कोई और बताना चाहेगा? हाँ बता। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि प्रोटॉन्स को निकालना मुश्किल होता है। इसीलिए जो एटॉमिक नंबर डिसाइड होती है वो भी किससे होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि वो किस में प्रेजेंट होते हैं? शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? सेल्स में। और वो भी कौन से सेल से निकाले जाते हैं? जो आउटर मोस्ट हो, क्योंकि वहां तक जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर क्या करता है? हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशन, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो वो क्या करता है? हम सबको अपनी तरफ खींच के रखता है ना, खींच के जमीन से लगा के। वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है? सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। बट जो लास्ट वाला जो सरफेस होता है वहां पे क्या होता है? लास्ट वाला जो सेल होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पे जो ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है? कम। इसीलिए लास्ट वाले में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और डालना क्या होता है? आसान होता है। जैसे कि अगर हम पृथ्वी से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं 100 किलोमीटर ऊपर, तो वहां पर क्या होती है? ग्रेविटेशनल पुल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। और वहां से हम स्पेस में जा सकते हैं, ठीक है। वहां पे जो अर्थ का जो खींचने वाला वो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये था हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ गया? व्हाट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज बैलेंसी, व्हाट इज कंबाइनिंग पावर। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मास नंबर, एटॉमिक नंबर मैं करवा चुका हूं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक वो है आइसोबार्स। किसका नाम है? आइसोबार, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है समस्थानिक। क्या बोला जाता है? समस्थानिक। मिटाऊं ये? चार होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि कार्बन। हाँ, एक एग्जाम्पल भी तो देना भूलिए तुम्हारे लिए। चलो एक मिनट। सबसे पहले लेते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल लेता हूँ। क्लोरीन कितना होता है? 17, 2, 8, 7। तो KLM। आप जो लास्ट वाले में कितने? 7। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 छोड़ना पड़ेगा, ये एक लेना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा। तो जब ये एक ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? Cl-1 या Cl नेगेटिव भी बोला जाता है, ठीक है। अभी जैसे तुम्हारे बैचमेट ने क्वेश्चन पूछा कि कार्बन अगर किसी के पास 4 हो तो क्या करेगा? तो कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो फिल करेंगे तो 2 और 4, तो K और L। तो अब इसके पास क्या है कंडीशन कि ना तो ये 4 छोड़ सकता है, ना तो ये 4 ले सकता है। ऐसे एलिमेंट कुछ हैं हमारे पास जो ना तो ये दे सकते हैं, ना तो ये ले सकते हैं। ये क्या करेंगे? ये विश्वास करते हैं शेयरिंग में, ठीक है। मम्मी सिखाते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये उसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए या और दूसरे एटम के साथ जुड़ने के लिए। क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग। और इसी शेयरिंग के ऊपर आप 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। जिसमें हम इसी कार्बन के इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से कैसे अपने मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, उस बारे में हमें उस चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। उसमें मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा कि ये इन चारों इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा क्या, ठीक है। बात समझ में आ गई? अभी के लिए इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं होता, ना तो ये 4 ले सकता है, ना तो ये 4 दे सकता है। आई समझ में? आ गया समझ में? मिटाऊं? मिटा दूं? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आइसोबार। हिंदी में क्या बोलेंगे? समस्थानिक। हाँ आइसोटॉप। पहले आइसोटॉप्स उसको बोला जाता है समस्थानिक। अरे दोनों बहुत सिंपल है, दोनों को एक साथ ही पढ़ा रहा हूं और समझ में जल्दी आएगा।
आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। देख लो टेस्ट का प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है ये, है ना रिया? बन सकता है ना रिया क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन बन सकता है रिया इसका? देखो देखो कितनी कितनी समझदार है। अब ये क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं। रिया तुक्के मार मार के मेरे सारे क्वेश्चन जान लेती है। अब हो रही भैया आपको टेस्ट लेने का 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया टेस्ट देते देते। तो सब समझ गई मैं। भैया टेस्ट से फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर स्कूल में भी टेस्ट होते तो मैं गेस हो जाता है ना कि यही तो क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर से जो पूछे जाने लायक होते हैं, उसके अलावा तो होते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन टीचर पूछता है जहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा वो ज़्यादा समझना हो, ज़्यादा दिमाग लगाना हो, वहाँ पे पूछ लेता है वो क्वेश्चन। ठीक है, जैसा इसमें क्या है, जो हमारे आइसोटॉप्स होते हैं, 2 चीज़ों का खेल है, बस 2 चीज़ें। वो है, एक चीज़ है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, एटॉमिक नंबर, और दूसरी चीज़ है मास नंबर, जिसे मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इन दोनों का खेल है। ठीक है, इसको बोलते हैं परमाणुक संख्या, परमाणुक संख्या, और इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो देखो आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। इसी का उल्टा आइसोबार होता है, जिसमें मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। बस तो यही है, होगी डिफरेंस, खत्म कहानी। कुछ एग्जांपल है, हो गया, आइए समझ में। ठीक है, तो लिखो, दोज एलिमेंट which have same atomic number, and different mass number, they are known as isotopes. ऐसे तत्व जिनका परमाणुक संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग होती है, उनको समस्थानिक कहा जाता है। उनको समस्थानिक कहा जाता है। इसमें क्या लिखना है, देखो पूरा सेम लिखना है, बट यहाँ पे क्या होता है, सेम मास नंबर। क्या होता है, सेम, लिख ही देता है। those element which have same mass number
एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, दे आर नोन एज आइसोबार्स, ठीक है, दे आर नोन एज आइसोबार्स, ठीक है। ऐसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या अलग होती है, उनको समभारिक कहा जाता है। ठीक है, देखो समझ में आ गया। एक में मास नंबर सेम होता है, एक में एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब क्या होता है, हाँ इसको क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है वो हमारे क्या होते हैं, सेम, कुछ एलिमेंट ना सेम प्रेजेंट होते हैं, सेम क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है अर्थ पे। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। क्या होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो तीनों में फर्क क्या होता है, देखो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम 1, ठीक है। एक होता है 1H1, एक होता है 2H1, एक होता है 3H1। अब समझ गया ना। इसका मास नंबर कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3। ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन है जो हम पढ़ते हैं। ये होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है, ड्यूटेरियम। क्या बोला जाता है इसको, या इसको प्रोटियम भी बोला जाता है। जो पहला वाला है ना, इसका एक और नाम है प्रोटियम। क्या बोला जाता है, प्रोटियम। इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। और इसको बोला जाता है ट्रिटियम। क्या बोला जाता है, ट्रिटियम। और सेम एक ऐसा ही मैंने तुम्हें एक चीज़ में पढ़ाया था, याद है, एटॉमिक मास, जिसमें मैंने बोला था कि कार्बन का 12th एटम, जिसमें 12Ce6 लिखा था ना। तो वैसे ही ये किसके हो गए, हाइड्रोजन के एग्जाम्पल हो गए। फिर ऐसे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, कार्बन के। एक होता है 12C6, एक होता है 14C6, ठीक है। कार्बन के भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। कार्बन के क्या होते हैं, 2 आइसोटॉप्स होते हैं। एक होता है 12C6 और एक होता है 14C6। इसीलिए क्या बोला था, कौन से वाला आइसोटॉप लिया गया था एटॉमिक नंबर वाले केस में, 12C6, क्योंकि यहाँ पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों क्या है, सेम है ना। मास नंबर कितना है 12, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एकदम सेम है, ठीक है। इसीलिए 12C6 को एटॉमिक मास के लिए एज अ स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया था, ठीक है। तो 12C6 और 14C6 ये दोनों किसके हैं, आइसोटॉप कार्बन के। तो तुमसे ऐसे भी पूछ लेगा व्हाट आर द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, तो तुम्हें ये नाम लिखने पड़ेंगे, 12C6 और 14। इनका कोई नाम नहीं है, डायरेक्ट यही है, ठीक है, आइसोटॉप्स। और एक और होता है क्लोरीन का भी होता है। तो क्लोरीन का क्या है वो भी लिख लो। क्लोरीन का है 35Cl17 और 37Cl17, ठीक है। देखो हर जगह एटॉमिक नंबर सेम है, बस मास नंबर क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग। तो अब आते हैं किस पे, आइसोबार्स पे। किस पे आते हैं, आइसोबार्स पे। हिंदी में भी इनको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ही बोला जाता है, ठीक है। लिख लोगे, बुक में लिखा हुआ है वैसे। अब देखो आइसोबार जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोबार जिनका सेम होता है। जैसे कि तुम्हारे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, बट इनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस एटम आर अलग अलग, बट इनका जो प्रोटॉन वो है मास नंबर है वो सेम है। जैसे कि एग्जांपल किसका दिया है इसने, एग्जांपल किसका दिया, 40Ca20 और 40Ar18। तो Ca मतलब कैल्शियम, Ar मतलब आर्गन। तो देखो दोनों का मास नंबर सेम है, बस एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग। क्या है, अलग अलग। बात समझ में आ गई।
तो इनको क्या बोला जाता है, आइसोबार्स, ठीक है। अब आइसोटॉप्स के दो यूजेस सुन लो। आइसोटॉप, एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। जो हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से क्या बनाया जाता है, बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर यूरेनियम का जो एक आइसोटॉप होता है उसको क्या कर दिया जाता है, यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। सेम आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का एक आइसोटॉप यूज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा देखो, एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर पता है ना, तो गर्दन में ऐसा बड़ा सा हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट में जो आयोडीन का क्या यूज़ किया जाता है, एक आइसोटॉप यूज़ किया जाता है जिसका नाम तो दे नहीं रखा बट यही है, ठीक है। आइसोटॉप यूज़ किया जाता है किसका, आयोडीन का। तो ये 3 यूजेस हो गए किसके, आइसोटॉप्स के। और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये खत्म होता है। आप सबसे अनुरोध है, ठीक है, कि आप इसके इंडेक्स क्वेश्चन जितने भी हैं उनको कर लीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो इसके सारे इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन करके लाके मुझे देगा, मैं उसके लिए मैंने वैसे भी एक शीट बना रखी है जिसमें मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड वो शीट बना के रखी है मैंने, वो मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम मुझे इस चैप्टर के सारे नोट्स जो भी मैंने करवाए हैं उनको कंप्लीट करके लाओ, इंडेक्स क्वेश्चन जो ये ब्लू वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये सारे कंप्लीट करके लाओ, और साथ में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करके लाओ। तो अगर ये 3 काम करके लाओगे तो तुम्हें मैं वो शीट दे दूंगा जिसके में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये काम करके लाना तो तुम्हें वो शीट मिल जाएगी और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और शीट के आंसर भी मैं करवा दूंगा एक टाइम, ठीक है। बाकी और जिसका भी कोई चैप्टर छूटा हो तो यूट्यूब पे तो सारी वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से देख के कर लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए खत्म करते हैं।